जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग जो है अभी फर्स्ट लेक्चर भी कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए बोल देता हूं कि फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड, आज से जो है हम अपनी 11th स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रेगुलर लेक्चर का टाइम रहेगा 4 to 5 PM। अब इसमें देखो क्या है कि अभी कुछ दिन डेमो लेक्चर है, 3-4 दिन, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करेंगे तो भी हम डेमो लेक्चर करने के लिए आप सब लोगों को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन लेक्चर होने के बाद जो है ऐप के ऊपर जो हम डीपीपी या फिर एसबीटी प्रोवाइड करेंगे, स्कोर बूस्टिंग टेस्ट या फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली टेस्ट, तो वो ऐप के ऊपर आपको मिलेगा साइमल्टेनियसली, जो टॉपिक का सिनॉप्सिस मिलेगा, एंड एट इवनिंग जब आपके ये डीपीपी सॉल्व हो जाएंगे तो 1 by 1 सारे क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व करूंगा, उसका एक अलग सेक्शन होगा जिसको अपन एक्सप्लेनेशन सेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजों में एनरोल होने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी इंक्वायरी है उसके लिए बोर्ड पे नंबर लिखा है, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करो, यू विल कम टू नो अबाउट डिटेल्ड आइडिया। अभी आज जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, और हमें बेसिकली जो डिस्कशन करना है फिजिक्स के बारे में करना है, इसलिए पहले फिजिक्स मतलब क्या होता है उसको एकदम क्लियर बनाने वाले, ठीक है। देखो आज जो है हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं सब लोगों को एक बात तो बोल देता हूं कि आपके जो भी एम्स है, जो भी ड्रीम्स है लाइफ में, अभी हमारा इंस्टीट्यूट तो हर एक एम हर एक ड्रीम को फुलफिल नहीं करके दे सकता। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे 11th के एंड 12th के सिलेबस के ऊपर कंडक्ट होने वाली है, उनमें आपको सक्सेसफुल बनाना, इसलिए हम कमिटेड है। समझ में आ रहा है ना? बस आपको हर रोज हमारे साथ आना है, हमारा साथ देना है, एंड यू विल कम टू नो दैट सब कुछ चीजें इतनी मजेदार थी, इतनी मजेदार थी कि कैसे हुआ ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं होगा, लेक्चर के बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो डीपीपी आएगी, जो एसबीटी आएगी, उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे स्पेशल मेथड्स रहेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगे, उनके ऊपर वर्क करके हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आज देखो हम एक ट्रेन में बैठ रहे हैं एंड एकदम भयानक, इतना भयानक एंजॉयमेंट हम करने वाले हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड के, हमारे नेचर के इतने सारे सीक्रेट्स आपको इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद मिलने वाले हैं, अभी आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ मतलब इमेजेस, इंट्रोडक्टरी इमेजेस में आपको शो कर रहा था, अभी लेक्चर में भी हमें उनका काम पढ़ने वाला है, हमको इनको यूज करने वाले हैं। तो ये सारी इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो हम फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, फिजिक्स डिस्कस करना है, फिजिक्स समझना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स की जर्नी ट्रैवल करनी है, फिजिक्स को एंजॉय करना है, फिजिक्स को जीना है। मतलब आज के बाद दिमाग से निकाल लो कि हम मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन होने वाला है, एकदम मन में एकदम 100% पहले बिलीव लगा लो कि आज की जो जर्नी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें फिजिक्स पढ़ना है, बेसिकली जो हम यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करने वाले हैं टू स्टडी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, फिजिक्स मतलब क्या होता है। चलो कमन फर्स्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम यू। मुझे फिजिक्स मतलब क्या होता है ये बात आप एक्सप्लेन करेंगे। चलो कमन फास्ट, 2 मिनट में। चलो चलो कमन फास्ट। ब्रांच ऑफ साइंस, वेरी गुड आस्था, करेक्ट आंसर। चलो कमन फास्ट, फिजिक्स मतलब क्या होता है। चलो कुछ लोगों को वीडियो लैग कर रहा है, मतलब स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। प्रणव ये आंसर एक्सलेंट है, ठीक है ठीक है। चलो सब लोगों के आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो आपके दिमाग में आइडिया है व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। देव का आंसर आ रहा है, स्टडी अबाउट फेनोमेनन हैपनिंग अराउंड अस, वेरी गुड, ये भी करेक्ट आंसर है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आज की जर्नी स्टार्ट करनी है। मतलब सबसे पहले जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन होती है उसको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, और आप भी उसको रीड भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। जो लोग स्टार्ट से है, फाउंडेशन से है, उनके लिए ये जो बातें मैं बोल रहा हूं शायद वो रिपीटेशन हो सकता है, क्योंकि ये रूल ही है। फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करना मतलब ये सारी चीजें अगर पहले दिन से क्लियर है तभी आगे हम फिजिक्स में बढ़ सकते हैं।
तभी हम फिजिक्स की रिमेनिंग बातें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये फिजिक्स मतलब होता क्या है, ये फिजिक्स मतलब होता क्या है। अब फिजिक्स मतलब क्या होता है, आई एम गेटिंग सम सर्टन एक्सलेंट आंसर, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक्सलेंट आंसर्स मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि फिजिक्स मतलब है क्या। तो फिजिक्स मतलब बेसिकली जो देव का आंसर था वो थोड़ा सा एक्सलेंट था, कि बेसिकली क्या होता है, हमारा जो सराउंडिंग है, यस संकेत वेरी गुड, हमारा जो सराउंडिंग है उसको पढ़ना, मतलब फिजिक्स को पढ़ना, हमारे फिजिक्स को पढ़ना। अब ये मैं जो बोल रहा हूं वो और क्लियर करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो वर्ड है फिजिक्स, बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। फिजिक्स मतलब क्या है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इस ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड की इंग्लिश में मीनिंग या फिर ट्रांसलेशन होता है नेचर, ठीक है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर। अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, फिजिक्स पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, नेचर पढ़ना। अब नेचर पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, नेचर में क्या क्या पढ़ेंगे, नेचर में क्या है ये हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अब थोड़ी सी लिंक लगाओ बेटा, पहला लेक्चर है, पहले से जो बातें मैं बोल रहा हूं इसी वे से आपको थिंक करना है। फिजिक्स की जर्नी इसी तरीके से, इसी रास्ते से हमें ट्रैवल करनी है। फिजिक्स मतलब क्या है, नेचर। नेचर मतलब हमारा निसर्ग, जिसको हम मतलब नेचर का या फिर इसका संस्कृत में और एक मीनिंग हमें मिलती है, दैट इज भौतिकी। तो ये जो वर्ड है पूरे, मतलब ये जो फिजिक्स है इससे रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में हमारे पास इतनी दो इंफॉर्मेशन है कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है नेचर एंड इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन है भौतिकी। इनको अगर छोड़ देंगे तो हमारे पास फिजिक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ऐसे होता है कि जब आप एनसीईआरटी परचेस करेंगे तो एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें पहले पेज पे आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि फिजिक्स ये जो है टेक्निकली एंड साइंटिफिकली कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ रहे हो आप, तो जो डेफिनेशन आप पढ़ते हो वो मतलब तोड़ मरोड़ के बनाई हुई डेफिनेशन है, इसलिए मैंने डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की नहीं। तो फिजिक्स मतलब क्या है, एकदम सिंपल वर्ड्स में आप ये यहां पे याद रखेंगे, फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, जो हमारा नेचर है। अब नेचर को मैं सराउंडिंग बोलता हूं, क्योंकि जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है उस सारी चीजों को हम एज ए नेचर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग को पढ़ना मतलब नेचर को पढ़ना, हमारे सराउंडिंग को पढ़ना मतलब फिजिक्स को पढ़ना, और यही बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स की। तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें आने वाली है और उसको बहुत टाइम है और वो अपने आप आ ही जाएगी। लेकिन सबसे पहले दिमाग में ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि फिजिक्स पढ़ना मतलब क्या है। तो सिंपल बात है, फिजिक्स पढ़ना मतलब नेचर को पढ़ना। अब ये कैसे होता है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, मतलब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बेसिक पर्पज ही यही है कि अब तक हमने नेचर को जो जो पढ़ा है, नेचर के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सारी समझ लो। समझने के बाद कुछ तो ऐसा करो कि जिससे ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो सिंप्लीफाइड बन जाए, सिंपल बन जाए, इसलिए ये सारी बातें चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जर्व किया था कि नेचर में क्या होता है, बारिश गिरने के बाद हमें दिखता है आसमान में, हवा में, स्काई में रेनबो फॉर्म होता है, और उस रेनबो में क्या होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स के शेड्स हमें दिखाई देते हैं। अब ये 7 डिफरेंट कलर्स के शेड कैसे प्रोड्यूस हो गए, ये हमने नेचर में देखा, ऑब्जर्व किया, उसको समझा, और उसके बाद हमें समझ में आ गया कि अगर प्रिज्म में से लाइट को पास करेंगे तो वही 7 कलर्स हम नॉर्मली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमें डिफरेंट वे से यूज करना है। इसी तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम चलती है। और इसमें आपको मालूम होगा या नहीं होगा, लेकिन जितने भी इन्वेंशंस होते हैं उसमें मोर देन 60 to 65% जिस फील्ड में इन्वेंशन हो रहा है वह ऐसे न वैसे हमारे फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप सोच लो, जब भी सो रहे होंगे आज रात को, सोने से पहले 10 मिनट पे आप इसके ऊपर थिंक करेंगे कि मैंने मोबाइल यूज किया, जो कुछ भी चल रहा है सराउंडिंग में, जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमने बनाया है, ये बनाने के पीछे है कौन। तो आपको आंसर मिलेगा, ये सब बनाने के पीछे हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, एंड इसकी जर्नी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, फिजिक्स मतलब नेचर को पढ़ना, नेचर मतलब सराउंडिंग को पढ़ना। और नेचर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो नेचर है, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर।
सारा का सारा जो नेचर में मतलब जो कुछ भी है वो सब किसने बनाया है? इस मैटर ने बनाया है। अब मैटर से क्या क्या बना है और नेचर में क्या क्या प्रेजेंट है? सब कुछ, बस कुछ पॉइंट छोड़ के, जैसे आपकी फीलिंग है उसको छोड़ के, ठीक है ना। फीलिंग मतलब वो मैटर नहीं है, वो अलग स्टेट है, क्या है उसको अपन बाद में देखेंगे। लेकिन बाकी सारी चीजें जो विजिबल है, जो अपन देख सकते हैं, जैसे मेरे सामने अभी कैमरा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आईपैड है, ये सारी चीजें मुझे दिख रही है, ये मैटर से बनी है। रूम में और कुछ भी है जो मुझे दिखता नहीं है, वो है एयर, है ना। मैं ब्रीदिंग कर पा रहा हूं, वेंटिलेटर नहीं रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ तो आ रहा है, हार्ट में पंपिंग हो रही है, बाहर जा रहा है, इसका मतलब एयर प्रेजेंट है जो दिखती नहीं है। मतलब नेचर में कुछ चीजें विजिबल है, कुछ इनविजिबल है साइमल्टेनियसली। कुछ चीजें ऐसी है जिनको अपन टच कर सकते हैं, है ना। मैंने बोर्ड को टच किया, मैंने चॉक को टच किया। कुछ चीजें ऐसी है जिनको अपन टच कर सकते हैं, जिनको बोला जाता है टेंजिबल। कुछ ऐसी है जैसे एयर का ही देखो ना, मैं पकड़ नहीं सकता, हाँ ये एयर है, मुझे चाहिए, चलो इसमें से नाइट्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग ले लिया अंदर। ऐसे कर सकते हैं क्या? अगर ऐसे कर सकते थे तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी होती। जो आज इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो क्रिएट ही नहीं होता। लेकिन एयर को अपन पकड़ ही नहीं सकते, मतलब वो इंटेंजिबल। उसके बाद में जो बायोटिक है, बायोटिक मतलब हमारी तरह जन्म लेता था, वर जाता था, है ना। तो वो बायोटिक है। और जो अबायोटिक है, मतलब जे आले तेव्हापासून इथंच आहे दगडासारखे, ठीक है, तो वो अबायोटिक सब्सटेंस है। इन सबको बनाने वाला मैटर है। ये मैटर से नेचर बनता है। नेचर में जो कुछ भी है वो हमें फिजिक्स में पढ़ना है। एकदम ब्रॉड व्यू हो गया फिजिक्स का, एंड यही रीजन है जिसके वजह से फिजिक्स को डिफाइन नहीं किया जाता। लेकिन उसकी अलग साइड अगर देखेंगे तो वो हमें बहुत एक्सट्रीमली हेल्प करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, जिसमें मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मालूम होगी शायद से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कि जितना भी मैटर होता है, जो कुछ भी है, चौक है, बोर्ड है, वॉल है, सीलिंग है, लैपटॉप है, मेरी बॉडी है, और कोई बॉडी है, कोई भी कंडीशन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो बना है मैटर से। और हर एक मैटर जो है जिस फिक्स स्ट्रक्चर से बनता है उसको बोला जाता है एटम। एटम, एटीओएम, एटम, एटीओएम, एटम। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी मैटर एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, वो 101% बना हुआ है एटम से। मतलब क्या है? देखो कि किसी भी चौक को देखो, मेरे बॉडी को देखो, बोर्ड को देखो, इस वॉल को देखो, या फिर कोई लिविंग थिंग्स को देखो, या फिर कोई डेड बॉडी को देखो, किसी को भी अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो सारा मैटर जो बना है वो एटम से बना है। अब ये एटम में क्या होता है? देखो कि जो एटम है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज हेवी न्यूक्लियस होता है, जिसके सराउंडिंग में इस तरह से एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि हर कोई मैटर जो है वो बना हुआ है एटम से। एवरी मैटर is made up of atom, and atom consist of प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स। ये सारी बातें हमें पहले से मालूम है, और जो एक्सप्लेन की थी बाय हमारे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे जिनको बोला गया था महर्षि कनाद। ऋषि मतलब सादे सादे, महर्षि मतलब एकदम भारी वाले, ठीक है। तो ये महर्षि कनाद जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ परमाणु, परमाणु इज कंसिस्ट ऑफ अणु, अणु इज प्रेजेंट विथ रेणु। लेकिन अणु रेणु परमाणु को अपन पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे यूरोपियन साइंस को, ठीक है। हम पढ़ेंगे यूरोपियन साइंस को। तो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, देखो। तो इस इमेज का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बोला जाता है एटम। जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने बोर्ड पे भी ड्रॉ किया था, लेकिन हमारा बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, इसलिए मैं उसको इमेज जो है 3D के फॉर्म में, उसके फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सेंटर पे, कोर पे इतना सा पोर्शन, ये बन गया इसका न्यूक्लियस। एंड ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये सारे जो ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं, ये ऑर्बिट में ये जो गोल गोल भारी भारी छर्रे जैसे दिख रहे हैं स्पेरिकल,
ये बन गए इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप किसी भी मैटर को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हर बार यू विल कम टू नो दैट वो मैटर बना है सिर्फ और सिर्फ एटम से। तो एक एटम मतलब क्या होता है, मैंने यहां पे आपको शो किया है, ठीक है। तो ये बन गया एटम। उसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में हमने इलेक्ट्रॉन को भी देखा, ठीक है। चलो, तो अब ये एटम के बाद में यहां पे आपको दिखाई देगा कि ये सारे एटम के बाद में जो दिख रहे हैं डिफरेंट एटम्स, ये कंबाइन हो गए। समझ में आ रहा है ना स्क्रीन में क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो सारे हैं एटम्स। देखो ध्यान से, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये फोर्थ एटम है, ये अनदर एटम है, ये एक अनदर एटम है, ये दूसरा एटम है। ये सारे एटम कंबाइन होते हैं, ये सारे एटम कंबाइन होते हैं एंड कंबाइन होने के बाद वो किसको बनाते हैं? मैटर को बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक एटम, उसके कोर में न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन, एंड फिर सारे एटम यहाँ पे कंबाइन होके क्या करेंगे? न्यूक्लियस बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह का न्यूक्लियस होता है हर एक एटम के कोर में, सेंटर में। हर एक एटम के कोर में, सेंटर में ये न्यूक्लियस भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है न्यूक्लियस? दो टाइप के पार्टिकल्स से, एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है। अब ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या करते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरे पास और एक ले भारी इमेज है एटम की, जो सेंटर का कोर का पार्ट आपको दिख रहा है। ये कोर का जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस, एंड ये जो सराउंडिंग के ऑर्बिट दिख रहे हैं, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन यानी रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह का जो एटम है, और एक भारी इमेज है देखो जो रिसेंटली कैप्चर की गई है, सेंटर में दिख रहा है एकदम, वो सनशाइन कर रहा है, शाइन कर रहा है एकदम भारी वाला, वो भी क्या है? एटम है। एंड इस एटम के सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है हर एक मैटर जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो एटम से बना है। एंड एटम में कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तीन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब आएगा मजा जब हम देखेंगे, जब मिल बैठेंगे तीन यार, एक वाला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ये तीन या बाकी किसी भी चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे तीन पार्टिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर एवरी, मतलब हर एक मैटर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो मैटर बनते हैं ये तीन पार्टिकल से बनते हैं। एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। तो चलो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या क्या मालूम है एक बार देख लेते हैं। चलो कॉमन फास्ट, चलो चलो कॉमन फास्ट बोलो, क्या क्या मालूम है आपको, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? What is meant by proton, what is meant by electron, and what is meant by neutron? Yes, very good. चलो कमेंट फास्ट करेक्ट है, बाकी लोग भी कमेंट करो जो भी आपको प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में मालूम है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, कमेंट फास्ट। हर कोई कमेंट करेगा बेटा, ठीक है ना। आपको इन्वॉल्व होना है, हम इंटरेक्टिव लेक्चर रखेंगे। चलो 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 कमेंट फास्ट। यस, वेरी गुड, आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट। चलो, तो यहां पे जो प्रोटॉन आपको दिख रहा है, बेसिकली ये प्रोटॉन एक पार्टिकल है। क्या है प्रोटॉन? मतलब पार्टिकल है, और इसको बोला जाता है, यह है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या ये? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब ये प्रोटॉन के ऊपर क्या है? चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर क्या है? चार्ज है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो है इट्स ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी इसके पास भी क्या है? चार्ज है। मैं इनको सर्कल कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे नेचर में बहुत इंपैक्ट करते हैं। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है कि ये कौन है? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है मतलब क्या है? न्यूट्रल है मतलब क्या है? न्यूट्रल है, इकडचा पण नाही तिकडचा पण नाही, ठीक है। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है,
इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज की पोलैरिटी है नहीं, मतलब न्यूट्रॉन वहां पे न्यूट्रल है, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसलिए आगे सिलेबस में हम न्यूट्रॉन के बारे में कुछ लिमिटेड ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसको खुद का ओपिनियन ही नहीं है तो हमारे लिए वो ज्यादा काम का नहीं होगा। लेकिन हमारे नेचर में जो भी इंटरेक्शंस होने वाली है, जो कुछ भी होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंस वहां पे ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का रहने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इतने क्या इंपॉर्टेंट बन गए, इनके बारे में हम यहाँ पे अब डिस्कस शुरू करने वाले हैं। अब लिंक लगाओ स्टार्ट से कि हमारा जो नेचर है वो बना है एटम से। एटम में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास क्या है ऐसा कि जो पूरा नेचर बना रहे हैं एंड पूरा नेचर की साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आपको स्टार मार्क करके मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास है दो स्पेशल टेंडेंसीज, दो स्पेशल प्रॉपर्टीज, एक मास एंड दूसरी चार्ज। क्या है इनके पास, दो स्पेशल टेंडेंसीज है, दो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, एक है मास एंड दूसरा है चार्ज। एंड ये दोनों स्पेशल टेंडेंसीज की वजह से हमारा जो नेचर है इसकी पूरी साइकिल चलती है, रेगुलेट होती है, वर्क करती है। समझ रहे हो आप, मतलब पूरे नेचर में जितने भी इंटरेक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक मास है एंड ये दूसरा चार्ज है। आप बोलेंगे कि सर कुछ भी मास एंड चार्ज ऐसे क्या कर रहे हैं, आपको यही तो समझना है कि जो जर्नी हम फिजिक्स की आज से स्टार्ट करने वाले हैं यही तो आगे हम देखेंगे कि मास क्या करता है, चार्ज क्या करता है। अब ये मास एंड चार्ज जो है इनके रिलेटेड दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे याद रखने। मास मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, मास मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है। अब ये टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है नेचर का रूल। याद रखो ये वर्ड हम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करने वाले हैं व्हाइल स्टडिंग रिमेनिंग सिलेबस। टेंडेंसी का मतलब क्या है, नेचर का रूल, नेचर के नियम। जैसे फॉर एक्झाम्पल की मी भयानक नेचरची रिस्पेक्ट करतो, रोज सकाळी उठल्या उठल्या सपोज मी जमिनीचं दर्शन घेतो और फिर मैं जब भी चलने निकलता हूं, मुझे अगर मतलब कहीं से अगर मैं अटक गया, मेरा पैर अटक गया और मैं गिरने लगा, तो गिरते टाइम जो जमीन है वो सोचेगी क्या, नहीं नहीं सकाळी दर्शन घेतलं होतं, याला तसंच ठेवा, पडू द्यायचं नाही, ऐसे नहीं होगा। नेचर के जो रूल है वो ना नेचर ब्रेक करेगा, ना नेचर का कोई भी पार्ट जो जिसमें हम भी आते हैं वो भी उनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो इन नेचर के रूल को हम फिजिक्स में बोलते हैं एज ए टेंडेंसी। कहां पे गई, यहां पे आ गई। तो ये टेंडेंसी का मतलब क्या है, नेचर के रूल, नेचर के लॉ, इनको बोला जाता है टेंडेंसी। तो ये टेंडेंसी है कौन, मास। कौन सी टेंडेंसी है, जिस बॉडी के पास मास आ गया उस बॉडी को क्या करना है, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में चौक है, अब इस चौक के पास क्या है, मास है, और इस चौक को अगर मैं यहां से छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर रहा है। अब ये नीचे क्यों गिर रहा है, इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका मास एंड अर्थ का मास। आज हम वही टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन, जिसमें हम मास वाले टेंडेंसी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें मैं आपको एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, वार्म होल, ब्लैक होल, देन इंटरप्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये सारी बातें एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। वन बाय वन आएगा। अभी बस हम यहाँ पे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस पढ़ना है उसमें नियर अबाउट 80% यही डिस्कशन होगा, मास एंड चार्ज एंड इनके जो भी टेंडेंसीज है, टेंडेंसी के ऊपर जैसे नेचर की साइकिल है उस नेचर के साइकिल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बाकी ज्यादा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, पहले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, टेंजेबल, इनटेंजेबल, विजिबल, इनविजिबल, देन बायोटिक, अबायोटिक, ये सारा कुछ पढ़ना है। वो एक साइड थी, बहुत बड़ी थी, वास्ट था फिजिक्स। यहाँ पे मालूम हो रहा है कि वो सब बना किससे है, एटम से। एटम में है क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यानी तीनों पार्टिकल के पास है ही क्या, दो ही टेंडेंसी है, एक मास है, दूसरा चार्ज है। मतलब ये शॉर्ट व्यू हो गया, ये बात आपको आज दिमाग में डालनी है एंड इसके साथ स्टिक रहना है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। फिजिक्स को पढ़ना मतलब नेचर को पढ़ना, मतलब मैटर को पढ़ना, मतलब एटम को पढ़ना, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन पार्टिकल्स को पढ़ना, एंड ये तीन पार्टिकल्स को पढ़ना मतलब मास को पढ़ना, चार्ज को पढ़ना, मास को पढ़ना, चार्ज को पढ़ना। तो मास के बारे में दो ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक, जिस बॉडी को मिल गया वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जैसे ये मार्कर, सॉरी ये चॉक छोड़ने के बाद नीचे गिरता है क्योंकि इसके पास मास है,
लेकिन अगर मैं इसका मास निकाल लूं किसी प्रोसेस से और फिर छोड़ दूं तो क्या होगा, एक तो चौक रहेगा ही नहीं, क्योंकि जिसके पास मास नहीं है ऐसे कोई है नहीं। लेकिन इमेजिन करेंगे इसका मास अगर निकाल लेंगे तो ये जहां पे था वहीं पे रहेगा, ये नीचे भी नहीं गिरेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए अनेबल होगा। एंड अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो अर्थ इसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगी। दूसरा, मास जो है ये अनदर टेंडेंसी एक्सप्लेन करती है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। अब ये इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब रात भर सो गए थे, सुबह उठना था, 5 बजे का अलार्म लगा दिया था, अभी बहुत दिन हो गए उसको, जब से एग्जाम कैंसिल हो गई है तब से ऐसी कोई नौबत नहीं आ गई, जब मन किया तब उठते हैं ना। लेकिन इमेजिन करो उससे पहले क्या होता था, 5 का अलार्म लगा दिया, अलार्म बज गया, लेकिन बेड से जब हम सो रहे वहां से उठ के खड़े होने तक लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है। क्यों? क्योंकि हम रात भर सो गए, मतलब बॉडी में इनर्शिया सेट हो गया, तो खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक मनोधैर्य चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, और वो मिलेगी कहां से? वो मिलेगी क्योंकि हम 4 टाइम खाना खाते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, फिर ताकत लगाएंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। तो ये जो था, जो आपको नींद में से उठ के खड़े होने के लिए अपोज कर रहा था, वो था इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइक खड़ी है और मुझे उसको भगाना है रोड पे, तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट बैठ गए और चल बोला तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी, ठीक है, हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा, बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, फिर पेट्रोल इंजन में जाके वहां पे वर्क होगा, वर्क होने के बाद वो जो बाइक है वो मोशन में सेट होगी, उसके बाद मतलब रेस्ट में से उसको मोशन में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे रिक्वायरमेंट है वर्क की। तो जब तक वर्क नहीं होगा तब तक ये इनर्शिया ओवरकम नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी 11th एनसीईआरटी के नियर अबाउट 70% टॉपिक है जिसमें हम ये 3-4 चीजें हैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। मास ग्रेविटेशनल फील्ड, मास इनर्शिया, ठीक है। उसको छोड़ने के बाद हम चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो ये चार्ज में भी वही बात है कि चार्ज अगर हमने रेस्ट में रखा है, शांत बसवला है, एकाच ठिकाणी, हिलने नहीं दे रहे, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज आ गया तो उस चार्ज के साथ इंटरैक्ट करना। लेकिन इसी चार्ज को अगर मैंने मोशन में सेट कर दिया तो ये चार्ज क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड आती है कि अगर यही चार्ज को मैंने एक्सेलरेटेड मोशन में सेट कर दिया, एक्सेलरेटेड मोशन में सेट कर दिया, तो ये क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी इमिट करता है। ये क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी इमिट करता है। तो बोर्ड पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है, बोर्ड पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो पूरा फिजिक्स है, ठीक है ना। अभी 2 साल की जर्नी में आपको समझ में आएगा कि पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वही तो चल रहा है, नया कुछ है ही नहीं। मतलब पूरा फिजिक्स जो है वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर इधर उधर घूमता रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो हम पहली वाली बात को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे कि विजिबल इनविजिबल, टेंजिबल इनटेंजिबल, बायोटिक अबायोटिक सब पढ़ना है, छोड़ दो, हमें बस इतना ही पढ़ना है। मास क्या है, चार्ज क्या है, एंड कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, इतनी बातों को हमें पढ़ना है, मतलब हमें फिजिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि फिजिक्स मतलब क्या है, एंड फिजिक्स का जो स्कोप है कि फिजिक्स में सिलेबस में कौन से पॉइंट्स आएंगे जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो बातें आ गई। और इसको स्टडी करने के लिए हर एक टॉपिक में हमें जिसके साथ मतलब चलना है, जो हमें ये इंटरेक्शन समझाने वाला है, वो है हमारे वर्क एंड एनर्जी इनका रिलेशन, वर्क एंड एनर्जी इनका रिलेशन। अब बेसिकली कंडीशन क्या है, देखो कि एनर्जी मतलब सबको मालूम है क्या होती है एनर्जी, मतलब व्हाट इज मीन बाय एनर्जी। एनर्जी मतलब है, एनर्जी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। लेकिन वर्क मतलब क्या होता है, चलो कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। एनर्जी तो समझ में आ गई, सबको एनर्जी मालूम है, तो वर्क मतलब क्या होता है। तो हम वर्क के ऊपर आने वाले, उससे पहले एनर्जी को समझते हैं। बेसिकली एनर्जी मतलब होता है एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क।
वर्क एक्सप्लेन ही नहीं किया मैंने अभी। एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये एबिलिटी है और कैपेसिटी है वर्क करने की, मतलब वर्क कितना होगा ये डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर। और एनर्जी से रिलेटेड हमें और एक चीज मालूम है कि एनर्जी जो है वो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस एनर्जी को अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वर्क से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एवरी वर्क डन ऑलवेज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो तीन स्टेटमेंट आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। पहला वाला स्टेटमेंट तो ऐसे बोलते हैं हम कि ये फिजिक्स का क्या है, गुरु मंत्र है, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है कि हम जिस तरह का वर्क कर रहे हैं, हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो 101% स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जितनी हम पढ़ाई करते हैं वो सारी पढ़ाई हमारी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वो जाके एग्जाम में वापस आने वाली है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि एनर्जी एंड वर्क। अब इसके बाद में मैं जो है वर्क एंड एनर्जी का रिलेशन एक्सप्लेन करने वाला हूं, फिर जो वर्क की कंसेप्ट है वो और थोड़ी सी क्लियर होने वाली है, ठीक है। चलो, यस, वो फॉर्मूला है बेटा देव, मुझे कंसेप्ट चाहिए, वर्क मतलब क्या है। कंसेप्ट को हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, कंसेप्ट के ऊपर हमें अभी आना है। क्या है वर्क मतलब, व्हाट इज वर्क। तीन स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर से अब मैं कंक्लूड करने वाला हूं वर्क के बारे में। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे होता क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट अभी देख लिए। एनर्जी की एक केस है, एनर्जी मतलब क्या है, वर्क करने की एबिलिटी, मतलब एनर्जी है तभी वर्क होगा, एनर्जी नहीं है तब वर्क नहीं होगा। तो वर्क होगा वर्क नहीं होगा, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए ये स्टेटमेंट हमारा काम में आएगा। बेसिकली क्या होगा देखो कि एनर्जी की दो कंडीशन है, एक तो वो एबिलिटी टू डू वर्क है, दूसरा दूसरा कि अगर वहां पे एनर्जी है, उसने अगर वर्क कर दिया तो वो एनर्जी वहां पे नहीं रहती है। लेकिन हमने क्या लिखा था, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं करते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, हमारा काम एक ही है, ओनली कौन सा, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। एंड ये एनर्जी का जो कन्वर्जन चलता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इस कन्वर्जन की प्रोसेस में, अब ध्यान से सुनो, इस कन्वर्जन की प्रोसेस में जो कुछ भी होता है उसको वर्क बोला जाता है। कंसेप्चुअली जाओ, मैं डिफाइन नहीं कर सकता वर्क को, वर्क की डेफिनेशन नहीं होती है, वर्क की कंसेप्ट एंड फॉर्मूला हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मली जो घर में नल को पानी आता है उसको टेरेस पे जो टैंक रखी है उसमें स्टोर करना है। तो वो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करने के बाद क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क करेगी, एंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क करके जो ग्राउंड पे वाटर था उसको उठा के टेरेस के ऊपर लेके जाएगी। अब देखो क्या होगा, उसमें आपको मालूम है कि मीटर में यूनिट्स पड़ेंगे, मतलब रीडिंग होगी, मतलब बिल पे करना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया, कंज्यूम किया। लेकिन जैसे पानी ऊपर पहुंच गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वैनिश हो गई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे गई, क्योंकि हमने लिख दिया था यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने वर्क किया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने वर्क किया। लेकिन वर्क मतलब क्या है वो हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, उससे पहले वर्क होने के बाद क्या होता है, एवरी वर्क डन ऑलवेज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि जो वाटर हम टेरेस के टैंक में स्टोर करेंगे, तो वो टेरेस पे जो टैंक रखी है उसमें जो पानी है, उसमें जो वाटर है, उसकी एनर्जी हमने बढ़ा दी है, समझ रहे आप। और उसकी एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा कि घर में जब भी हमें पानी यूज करना है, टैप ऑन करने के बाद टैंक में से वाटर फ्लो हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग से मोटर हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया,
तो ये पॉसिबल हुआ क्योंकि जो टेरेस पे टैंक है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने अगर वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट किया था तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि इसी तरह से हमारा नेचर जो है वो वर्क करता है। जैसे सबसे पहले हमारा जो वर्ल्ड है, मतलब हमारी जो अर्थ है, हमारे अर्थ का जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। तो सबसे पहले क्या होता है कि सन की एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है, जिसको अपन सनलाइट बोलते हैं। एंड ये सनलाइट क्या करती है, फिर डिफरेंट फॉर्म के वर्क करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा बायोलॉजी में, जब भी ये सनलाइट प्लांट्स के लीव्स के ऊपर आके इंसिडेंट होती है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब वर्क हो रहा है। एंड उस वर्क में क्या होता है कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में स्टोर होता है। मतलब वो फोटोसिंथेसिस में आपके कुछ प्रोडक्ट बनते हैं ना, क्या मालूम नहीं, मुझे फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब उस प्रोसेस में क्या हुआ कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हुआ। अब हम क्या करते हैं, उसी प्लांट्स को मतलब हम कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट एनिमल कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ मसल एनर्जी। तो हमें अगर कोई भी वर्क करना है तो हम क्या करते हैं, 4 टाइम हम खाना खाते हैं, उससे हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मसल। तो हम यही मसल की एनर्जी यूटिलाइज करते हैं एंड जो भी हमारा रिक्वायर्ड वर्क है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लियर होना है पहले दिन कि आगे फिजिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, मतलब आज के पहले टॉपिक से जो नेक्स्ट ईयर हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, वो टॉपिक कंप्लीट होने तक, खत्म होने तक जो कुछ भी हमारा डिस्कशन रहेगा, उस डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ हम इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कौन से कि नेचर में जो कुछ भी है दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। हर एक जो मैटर होता है उसमें कौन होते हैं, एटम्स है। एंड जो एटम्स है उसमें 3 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है। एंड इनके पास क्या स्पेशल है, एक इनके पास मास है, दूसरा इनके पास चार्ज है। तो ये मास एंड चार्ज, ये जो 2 टेंडेंसी है, इसकी वजह से क्या होता है, नेचर की पूरी जो साइकिल है वो रेगुलेट होती है। एंड ये रेगुलेट करने के लिए ये जो वर्क एंड एनर्जी, इनका जो कन्वर्जन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज जो है हम वही उसी से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बेसिकली इस टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, मास। अब मास मतलब क्या है वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो मास से रिलेटेड आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन जो है, देखो बेटा, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले से आइडिया है कि ग्रेविटेशन मतलब क्या है। तो क्या है ग्रेविटेशन, चलो कमेंट पास 2 मिनट में सोचो और मुझे बोलो चैट सेक्शन में कि ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, कमेंट पास। क्योंकि एक बार ग्रेविटेशन क्लियर हो गया फिर हम मास के ऊपर आएंगे, एक बार मास क्लियर हो गया फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर आएंगे, एंड एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड क्लियर हो गई फिर आएंगे द लीजेंड आइजैक न्यूटन और उसका इन्वेशन जो था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके ऊपर। चलो कमन पास, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन। चलो चलो कमन फास्ट। यस, राहुल करेक्ट है, तेजस करेक्ट है, यस वेरी गुड। ग्रेविटेशन मतलब क्या है, सबने आंसर बोले, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी सोच है, जो हमने उससे रिलेटेड अब तक सोचा था वही आंसर आ गए। तो अब ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ग्रेविटेशन मतलब क्या है। बेसिकली ये ग्रेविटेशन मतलब है फेनोमिनन और प्रोसेस, एक घटना है, एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और ये इंटरेक्शन कौन सा है, इंटरेक्शन होता है ऐसे बॉडीज के बिटवीन जिनके पास मास है। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, अब ध्यान से देखो, ग्रेविटेशन मतलब क्या है, सिंपल एक प्रोसेस है, एक फेनोमेनन है। और उस प्रोसेस में और उस फेनोमेनन में क्या होता है, बेसिकली वहां पे होता है इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन, ऐसे बॉडीज का इंटरेक्शन जिनके पास मास है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने चौक का एग्जांपल बोला था कि ये चौक है, मैंने यहां से उठा के अगर छोड़ दिया, ये नीचे ग्राउंड के ऊपर जाके गिरता है। अब ये ग्राउंड के ऊपर जाके गिरा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको किसी ना किसी ने खींचा है।
समझ रहे आप? तो इसको खींच रहा है कौन? दिखता तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ये काम किसका है, ये काम है हमारी अर्थ का। लेकिन अर्थ ने ऐसे क्यों किया, या फिर अर्थ के पास ऐसी कौन सी एनर्जी है, कौन सी टेंडेंसी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या है अर्थ के पास जिसकी वजह से अर्थ दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? अब ये मैंने तो चॉक के बारे में बोला था, ये चॉक छोड़ दो, अगर हम मून के बारे में डिस्कस करेंगे, इतना बड़ा मून है हमारा जो क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। कितने सालों से करता है हमें मालूम भी नहीं है, जब से हम है, ह्यूमन बीइंग है, बायोटिक लाइफ है, उससे कई साल, करोड़ों साल पहले से मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन यानी रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। अब कंडीशन क्या है देखो, कि अगर ये मून अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको मतलब ऐसे स्पेस में घूमने जाने का मन नहीं करता है क्या? कहाँ पे ये अर्थ के घूम सराउंडिंग में घूम फिर के बोर हो गए, चलो सन के पास जाते हैं, आज कुछ मतलब क्या तूफानी करते हैं, चलो सन के सराउंडिंग में घूमते हैं। ऐसी सोच नहीं आती क्या मून के दिमाग में? आती होगी, बोल नहीं सकते। लेकिन उस बेचारे का एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कि अर्थ की ग्रेविटी उसको पकड़ के रख रही है, बाइंड करके रख रही है, और वो अर्थ के ग्रेविटी को ओवरकम करके छोड़ के निकल के जा नहीं सकता। इसलिए जो है उसको यहीं पे रहना है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे आप? उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको अर्थ के सराउंडिंग में गोल गोल चक्कर लगाने हैं एंड यहीं पे घूमना है। मतलब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि बॉडी के पास मास होना चाहिए। और अगर मास है तो मास वाली एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, एंड इसी इंटरेक्शन को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। एकदम क्लियर बना लो बेटा, एकदम माइंडसेट, एकदम सिंपल सिंपल बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है कि नेचर में जो कुछ भी बना है वो किससे बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। तीनों के पास क्या है, मास है। चार्ज के ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे। अब ये मास है, इसका मतलब क्या होगा, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कंपलसरी इंटरैक्ट करेगी, और इसी इंटरैक्शन को, जो मास की वजह से हो रहा है, इसी इंटरैक्शन को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है जिसका नीट के एग्जाम में एज वेल एज जेई के एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे मतलब टोटल नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, एंड जेई के एग्जाम में विथ ऑप्शन 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो नीट में 2 से लेके 3 अराउंड 3 क्वेश्चंस आते हैं, एंड जेई के एग्जाम में कंफर्म 2 क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले टॉपिक से ही हम हमारी लेवल मेंटेन करेंगे। जैसे हम क्लास में टॉपिक खत्म कर रहे हैं, आप मार्केट में से कोई भी बुक, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इफ यू वांट आप रेफर कर सकते हो। साइमल्टेनियसली जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड करूंगा, जेई के भी, नीट के भी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सब लोग एबल रहेंगे। ठीक है, उस तरह का प्रिपरेशन हम फ्रॉम स्टार्ट मेंटेन करने वाले हैं, नो डाउट इन दैट। बट थोड़ा सा कंसेप्चुअली यहाँ पे लेक्चर में वर्क करो, बाकी प्रैक्टिस तो अपन डाउट सेशन में लेने ही वाले हैं। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन समझ में आ गया। ग्रेविटेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मास वाला। अभी हमने देखा ना कि मास मतलब क्या है, वो अभी देखना है, लेकिन ग्रेविटेशन में देखा कि इंटरेक्शन होगा बिटवीन द बॉडी जिनके पास क्या है, मास है। अब ये मास मतलब क्या है, ये मास बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। देखो, सबसे पहले जब आपने साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया था, तब आपने कुछ इस तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंटेंट ऑफ द मैटर इन द गिवन बॉडी। मैटर का जितना भी बॉडी में कंटेन है उसको मास बोला गया। अब मैटर का कंटेंट मतलब किसका कंटेंट, वही बातें आ रही। देखो, मतलब ये आपकी 7th 8th की स्टैंडर्ड की डेफिनेशन एंड मेरा आज का लेक्चर दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या है मास मतलब, कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी। मैटर किससे बना है, एटम से। एटम में कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये तीनों पार्टिकल का जो मास है उसका कंटेंट इन द गिवन बॉडी, उसको बोला गया था, वही मास, वही डेफिनेशन है। लेकिन उसी बीच हम आगे पढ़ने वाले हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया और इसने दुनिया की वाटी लगा दी, क्योंकि इसने इक्वेशन एक्सप्लेन किया था E=mc²। इसका यूज करके हमने क्या किए, एटम बॉम्ब बना लिए। एटम बॉम्ब बना के हम शांत नहीं बैठे, हमने हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना दिए। मतलब एक नंबर्स में आपको बोल देता हूं कि ये एटम बॉम्ब अगर एक एक्सप्लोड हुआ तो उसका मतलब एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होता है। आपको मालूम है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, 6th and 9th of August हिरोशिमा एंड नागासाकी पे 1945 में लिटिल बॉय एंड फैटी मैन ऐसे 2 एटम बॉम्ब छोटे छोटे डाल दिए थे। और वो डालने के बाद अब जापान की जो पॉपुलेशन है, देखो उसका पॉपुलेशन का ग्रो होने का रेट इतना कम है
कि उनको गवर्नमेंट कंपलसरी वीकली हॉलीडेज देता है कि हॉलीडेज पे जाओ और पॉपुलेशन रेट बढ़ाओ, छोड़ दो, इस तरह की उनकी पॉपुलेशन कम है। वो बात चल रही है 1945 की, जब हमारी मतलब इंडिया जो अब 2 नंबर पे, हमारी पॉपुलेशन कुछ तो 30 करोड़ के आसपास थी। उस टाइम पे बोला जाता है कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन के पहले 10 मिनट में नियर अबाउट मोर देन 1 लाख पीपल थे, उनकी डेथ हो गई थी। बाकी डिस्ट्रक्शन क्या हुआ वो तो छोड़ दो, जो पर्सन मतलब जो लोग मारे गए उनके नंबर 80,000 टू 1 लाख इसके इन बिटवीन थे। मतलब तब तो पॉप्युलेशन डेन्सिटी थी नहीं। आता विचारच करू नका, ऍटम बॉम्ब फुटला तर कार्यक्रमच होऊन जाईल, ठीक है ना। इतना सा कोरोना आ गया, उससे हम इतना परेशान हो रहे हैं। तो ये जो आइंस्टाइन था उसने बोला था, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आइंस्टाइन ने बोला था कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तब तक हमें मालूम ही नहीं था मास मतलब एनर्जी होती है। आइंस्टाइन ने हमारे दिमाग में आइडिया डाल दिया था, लेकिन बेचारे का पर्पज अच्छा था। उसका पर्पज ये था कि इसको समझो और मास को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी बनाओ। जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसकी एफिशिएंसी एकदम मैक्सिमम है अदर पावर प्लांट के कंपैरिजन में। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका अच्छा यूज छोड़ दिया और उसका यूज करके एटम बॉम्ब बना लिए, हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिए। अब ये एटम बॉम्ब एक कितना डिस्ट्रक्शन करता है मैंने बोल दिया। अब आपको अप्रोक्सीमेट नंबर में बोल देता हूं यहाँ पे, जो एटॉमिक नंबर्स है वो कैरी करने वाली जो कंट्रीज है उसके रिलेटेड नंबर में बोलता हूं। सबसे कम है नॉर्थ कोरिया के पास, किम जोंग युंग। ऐसे बोला जाता है कि उसके पास 12 थे, लेकिन लास्ट ईयर में उसने और टेस्ट कर दी और उसके पास 25 प्लस एटम बॉम्ब है नॉर्थ कोरिया के पास। उसके बाद में इजराइल, इराक, इनके पास कितने हैं क्या है कंफ्यूजन है, इसका कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। उसके बाद नंबर आता है हमारा डायरेक्ट इंडिया का। हमारा एटम बॉम्ब है 95 से लेके 105 के रेंज में। और आपको मालूम होगा कि हमारा जो नेबर है, सबसे खास फ्रेंड है पाकिस्तान, उसके पास जो एटम बॉम्ब के नंबर है वो हमसे भी ज्यादा है। 105 से लेके 125 तक एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है। याच्यामुळे थोडंसं घाबरावं लागतं, नाही तर युद्ध आपण कधीच केलं असतं, ठीक है। उसके बाद में फ्रांस एंड इंग्लैंड, उनके पास ईच 250 अप्रोक्सीमेटली एटम बॉम्ब्स है। चाइना के पास 350 के आसपास है। उसके बाद नंबर आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके पास जो एटॉमिक नंबर है, उनके एटॉमिक बॉम्ब के नंबर कितने हैं 5768, 5768, 5000 एटम बॉम्ब अमेरिका के पास है बस अकेले। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो रशिया के पास 7882, मतलब लिमिट ही नहीं है, इतने एटम बॉम्ब भरे पड़े ये यूएसए एंड अमेरिका के पास, यूएसए एंड रशिया के पास। इनका मन किया तो 10-15 मिनट में पूरी अर्थ को डिस्ट्रक्ट कर देंगे। ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो अच्छे काम के लिए इन्वेंशन कर रहा था। मतलब मास की कंसेप्ट देखो, मास मतलब क्या है, ये मास है, इतना भयानक मास है कि एनर्जी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो लिबरेट कितनी होती है, E इक्वल टू एम इंटू सी का स्क्वायर। सी का मतलब लाइट की स्पीड है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड यही आइडिया, यही इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन हम ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो डेफिनेशन यूज करेंगे वो एक्सप्लेन कर रही कि मास इज ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस, mass is a tendency to produce gravitational field around it, gravitational field around it। मास मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है, जिस बॉडी को मास मिला वो क्या करेगी, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मास। बोर्ड पे जो लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, बाद में इसके नोट्स बनाने हैं आपको। मैं सिनॉप्सिस भी दूंगा कुछ लोगों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये मास आ गया। अब मास में और एक इंपॉर्टेंट नई टर्म यहां पे दिखी थी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली नहीं समझेगी, इसलिए आपको क्या करना है, एक मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट जो आप पहले भी कर चुके हैं, कि सपोज कोई भी एक बार मैग्नेट है, उसके 2 पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। और इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सराउंडिंग में अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल रखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अगर ये साउथ पोल को मैं थोड़ा पकड़ के क्लोज लेके आऊंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा और छोड़ दूंगा, तो ये नॉर्थ पोल इसको डायरेक्ट पकड़ के घर पे लेके आएगा। वही केस अगर मैं साउथ पोल की जगह पे अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल रखता हूं
तो इसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये नॉर्थ पोल को अगर मैं थोड़ा और क्लोज लेके आता हूं, ये क्या करेगा, पूरी ताकत अप्लाई करके इसको दूर भगा देगा। यानी कि यहां तक कुछ तो था जिसकी वजह से ये दोनों मैग्नेट अंदर नहीं जा रहा है, या फिर जो अंदर जा रहा है वो डायरेक्ट इस मैग्नेट के ऊपर आके इंसिडेंट हो रहा है। तो ये कुछ तो जो है उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए फील्ड। फील्ड का मतलब होता है स्पेस। अगर मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया होता तो मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सपेरिमेंट सारे लोग कर चुके हैं बचपन में, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, जो इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा इजी है। अगर सेम बात मैं रिलेटेड टू चार्ज एक्सप्लेन करता तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चार्जेस भी अगर हम यहाँ पे स्पेस में रख देते हैं, एक प्लस क्यू है, ये भी अपने सराउंडिंग में इसी तरह की फील्ड बनाता। और इस फील्ड में अगर मैं दूसरा कोई, एक यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है, ऐसे दो चार्ज लेके आने का मैं अगर ट्राई करता, तो ये क्या करता, ये पॉझिटिव्ह आहे, चलो इसको घर से बाहर निकाल दो, इसको रिपेल कर देता, याला घरी येऊन जेवण खावण करून जवळ घेऊन ठेवलं असतं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता था। देखो ये इंटरेक्शन हो रहा है एक लिमिटेड स्पेस में, उसको बोला जाता है फील्ड। ये बात थी मैग्नेट की तो मैग्नेटिक फील्ड, ये बात थी चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें इस टॉपिक में जो डिस्कस करना है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो आपको मालूम होगा कि हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ क्या करती है, सन के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करती है। अर्थ की तरह और 7 प्लैनेट्स एंड एक डॉर्फ है जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे अर्थ को मून है, सैटेलाइट है। जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस को अगर देखेंगे तो अर्थ से ज्यादा मून, ज्यादा सैटेलाइट उनको है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अर्थ सिर्फ अपने मून को अट्रैक्ट करती है? काही बहन भावाचं रिलेशन आहे का त्यांचं, है ना, चांद मामा बोलते हैं वैसे, वैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही लिमिटेड है। उस डिस्टेंस के बियॉन्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसलिए क्या होता है कि ये मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले गए उनको हमारी अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब होगा स्पेस। क्या होगा, स्पेस अराउंड द मास, स्पेस अराउंड द मास in which any other mass will experience force of attraction। अगर मैग्नेट या चार्ज होता तो हम अट्रैक्शन और रिपल्शन बोलते हैं, लेकिन मास की एक ही टाइप है, इसलिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ओनली अट्रैक्शन विल बी देयर, ठीक है। तो उस स्पेस को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या है, देखो सबसे पहले बॉडी के पास मास होता है। अब ये मास क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर क्या होता है कि सराउंडिंग में दूसरी एक बॉडी होती है जिसके पास भी मास होता है, एंड ये बॉडी का मास भी क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड जो इंटरेक्शन हम देखते हैं वो होता है किसके इन बिटवीन, ग्रेविटेशनल फील्ड के बिटवीन। मतलब एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट नहीं करता है, एक मास सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, दूसरा मास सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड ये दोनों फील्ड जब एक दूसरे को इंटरैक्ट करने के लिए आती है तब उनमें इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे दो मासेस एक दूसरे के मतलब टच कर गए मतलब दोनों की फील्ड वैनिश हो गई, इंटरेक्शन खत्म हो गया। जैसे ये चौक है, यहां से छोड़ दिया, ग्राउंड पे जाके गिरेगा, ग्राउंड पे जाके गिरने के बाद रुक जाएगा। ऐसे नहीं कि ग्राउंड को चीर के जमीन के अंदर जा रहा है, सेंटर तक ट्रैवल कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। ग्राउंड पे चला गया, वहां पे रुक जाएगा। फिर अगर मैंने उठा के छोड़ दिया, फिर से वो ग्राउंड तक जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। मतलब जब तक मासेस के बिटवीन सेपरेशन है तब तक अट्रैक्शन है, तब तक ग्रेविटेशन फील्ड का एग्जिस्टेंस है। ये सेपरेशन खत्म हुआ, उनका जो इंटरेक्शन है वो भी खत्म होगा, ठीक है। तो देखो आज का जो लेक्चर था उसमें बेसिकली हमने फिजिक्स मतलब क्या है इसी का इंट्रोडक्शन देखा है। और ग्रेविटेशन ये टॉपिक मैंने शुरू किया, लेकिन टॉपिक की कोई भी कंसेप्ट आज शुरू नहीं हो गई है। कल से जो हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड उसका वेरिएशन डिस्कस करना है।
ठीक है। तो आज के लेक्चर का जो भी डिस्कशन था उसमें सारी थ्योरेटिकल बातें डिस्कस हो गई थी। तो आज के लेक्चर के ऊपर डीपीपी एसबीटी नहीं मिलेगी आपको, कल के लेक्चर के बाद मिलेगी। ओनली थ्योरेटिकल जो टॉपिक है उसकी सिनॉप्सिस पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, ओनली फॉर दोज हु हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी। ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको सिनॉप्सिस मिल जाएगा सेम टॉपिक का। एंड डीपीपी एसबीटी का सेशन है वो कल से शुरू हो जाएगा। आज आप बस फिजिक्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दी थी उसी के ऊपर वर्क करेंगे, उसी के ऊपर थिंक करेंगे एंड क्लियरली आज से ही दिमाग में रखेंगे कि फिजिक्स पढ़ना मतलब सिर्फ एटम को पढ़ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पढ़ना, मास चार्ज को पढ़ना, वर्क एनर्जी को पढ़ना, खत्म, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो कल सेम टाइम सेम लिंक पे और एक्साइटिंग कंसेप्ट विद सम न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। रिमेनिंग पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।